हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इट रेफर्स टू। सो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग एक वीडियो है, आई विल पिन दैट इन आई बटन, तो आप वहां से जाके कॉन्सेप्चुअल वीडियो को एक बार देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड देन यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेरी इजली। फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। सो बायो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ फॉर्म्स, इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी और वेरिएबिलिटी। तो वेराइटी और वेरिएबिलिटी जो भी आपको लाइफ फॉर्म्स में दिख रही है, so variety of life forms at all level, it can be at genetic level, specific level या species level या ecosystem level। सो आई बटन में जो मैंने वीडियो पिन की है, स्पीसीज लेवल, जेनेटिक लेवल, इकोसिस्टम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से कैटेगराइज हुई है, वो उस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हर लेवल पे उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली प्लांट एनिमल्स के बीच में जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द रीजन रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज। बायोडाइवर्सिटी से रिच जो रीजन्स होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत अच्छी खासी अमाउंट पे बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बायोडाइवर्सिटी रिच जो एरियाज है, रिचनेस जहाँ पे है, तो कौन सा वो एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, क्या वो टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, डेजर्ट है या पोलर रीजन है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम काफ़ी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्विज में ही। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वी ऑल नो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दे आर लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड दे हैव लाइक वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी इन देम, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो फेवरेबल होती है वहाँ पे, क्योंकि वो इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो सनलाइट भी एम्पल अमाउंट में होती है, इसके अलावा रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। तो वो एरियाज जो है बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं। विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो लोकेट करता है। सबसे पहले तो आप हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग एक वीडियो देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, क्या क्या उनकी एक तरीके से पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या बायोडाइवर्सिटी रिच होने के लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए एरियाज के क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। सो वो वीडियो आपको आई बटन में जो वीडियो है उससे आपको चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट एरिया है वो इंडिया में कौन सा है। तो इंडो बर्मन जो रीजन है वो वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। इसके अलावा और भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज हैं। सो इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंक्लूडिंग हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मन रीजन और सुंडालैंड यानी निकोबार, अंडमान निकोबार का जो रीजन है, और इंडो मलयान रीजन जिसको वेस्टर्न घाट कहा गया है। तो ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड्स। आईयूसीएन रेड लिस्ट क्लासीफाई स्पीसीज बेस्ड ऑन। तो हमारे पास जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है, दैट इज दिस लिस्ट आइडेंटिफाई थ्रेटेंड स्पीसीज ग्लोबली। तो बेसिकली ग्लोबल लेवल में जो भी स्पीसीज हमारे पास थ्रेटेंड है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे में है, एंडेंजर्ड हैं, या फिर रेयर स्पीसीज जो है, तो ऐसी स्पीसीज को एक तरीके से ये जो रेड लिस्ट है वो उस लिस्ट में उसको कैटेगराइज की उसको रखा जाता है। तो उस बेसिकली दैट लिस्ट इज फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज। तो जो उस लिस्ट में एक तरीके से स्पीसीज है वो क्या है, कहीं ना कहीं खतरे में है, तो वो एक तरीके से डेटाबेस है उन सारी स्पीसीज का। सो इफ यू टॉक अबाउट, कई बार क्वेश्चन जो है आईयूसीएन से भी पूछ लिया जाता है, मतलब आईयूसीएन की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। सो दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। सो दिस IUCN is for International Union for Conservation, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। अच्छा, एक केमिस्ट्री में भी आता है, दैट IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो दैट इज फॉर केमिस्ट्री एंड दिस इज फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो रेड लिस्ट है जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज को ग्लोबली आइडेंटिफाई करती है, एक डेटाबेस है। और वहाँ पे अच्छा, एक और चीज़, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि थ्रेटेंड जो स्पीसीज होती हैं उनमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं।
तो हमारे पास जो IUCN है ना, IUCN ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है ना। तो हमारे पास जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, थ्रेटेंड मतलब जो खतरे में है, खतरे में जो स्पीसीज है, तो कौन सी कैटेगरी की स्पीसीज को थ्रेटेंड की लिस्ट में रखा गया है? तो जो इंडेंजर्ड है वो भी थ्रेटेंड होंगी, वल्नरेबल है वो भी थ्रेटेंड होंगी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो भी थ्रेटेंड होंगी। सो इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सब किसकी कैटेगरी में आती हैं? थ्रेटेंड स्पीसीज। एक्सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स, एक्सीटू कंजर्वेशन कौन कौन सी कौन से एरियाज, या क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन से एरियाज को हम एक्सीटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं? तो एक्सीटू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लेंगे। एक्सीटू इज समथिंग कि जब हम कंजर्व कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को या प्लांट्स को, जब हम कंजर्व कर रहे हैं, तो एक्सीटू, एक्स इज समथिंग, एक्सीटू इज समथिंग आउट ऑफ द साइट, ऑफ साइट बेसिकली, साइट से दूर ले जाके जब हम उनको कंजर्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सीटू। तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो हमेशा उसको नेचुरल हैबिटेट से आप कंपेयर या उसके कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। नेचुरल हैबिटेट से अगर हम उससे आउटसाइड ले जाके कंजर्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सी टू, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। और अगर हम इनसाइड दैट नेचुरल हैबिटेट ही उसको कंजर्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू, इनसाइड दैट नेचुरल हैबिटेट, ओके। तो नेचुरल हैबिटेट के बाहर ले जाके, जब हम उनको बाहर ले जाने का मेरा मतलब है कि उनको हम एक सेफ प्लेस पे रखते हैं। तो जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स हमने बना दिए, जूज हो गए, सीड बैंक्स हैं, जीन बैंक्स हैं, तो यहाँ पे हम एनिमल्स को, प्लांट को बेसिकली कंजर्व करके रखते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, उनको सेफ रखते हैं। बट क्या ये उनके नेचुरल हैबिटेट है? नहीं, नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो नेचुरल हैबिटेट से अलग ले जाके कहीं ना कहीं हमने उन्हें कंजर्व किया, तो इसलिए इसको एक्सी टू कंजर्वेशन कहा जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इंडिया में जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? सेक्रेड ग्रूव्स, लेट मी टेल यू, सेक्रेड ग्रूव्स जो है दे आर द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। लोकल जो कम्युनिटीज हैं वो आसपास के उनके जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनमें वो भगवान को देखते हैं, तो इसलिए उनको सेक्रेड ग्रूव्स का नाम दिया गया है, उनको वो पवित्र मानते हैं। तो दे आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट जिनको लोकल कम्युनिटीज कंजर्व करती हैं, उनको प्रिजर्व करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट है, वो इसको इस तरीके से कंजर्व करती है। तो अब क्या सेक्रेड ग्रूव्स को हमने बनाया है? नहीं, बनाया नहीं है। क्या हम उन प्लांट्स को कहीं और लेके गए? नहीं, हमने उन्हीं के जगह पे, यानी कि बिकॉज वी सेड कि दे आर द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट है, तो लोकल कम्युनिटीज उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, पूजा करती है उनकी। तो वो फॉरेस्ट एरियाज ही हैं, तो बेसिकली वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हैं, तो इनसाइड दैट प्लेस, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व किया जा रहा है। तो इसलिए किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ? इन सीटू। सो दिस इज इन सीटू काइंड ऑफ कंजर्वेशन। रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ, रामसार कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? सो रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड के रिगार्डिंग कंजर्वेशन है। वह रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के ऊपर भी एक वीडियो है, आप उसको जरूर से जाके देखेंगे, क्योंकि रामसर कन्वेंशन और इसके अलावा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसके अलावा रामसर साइट्स, सो इसके रिगार्डिंग प्रीवियसली यूजीसी नेट पेपर 1 में भी, इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रामसर कन्वेंशन फोकस करता है वेटलैंड के कंजर्वेशन पे, एंड वो वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन बनाया गया है। Which of the following is a flagship species for biodiversity conservation in India? फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं, आप वीडियो देखेंगे। फ्लैगशिप स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए किसको रखा गया है? तो फ्लैगशिप स्पीसीज है टाइगर। तो टाइगर को फ्लैगशिप स्पीसीज यूज किया गया है ताकि कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके एंटायर इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि हमें इनके जो हैबिटेट उसको कंजर्व करना है और वी हैव टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि कैसे हम बताएंगे कि इन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रखना चाहिए? तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली है कि वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दे आर हाईली स्पीसीज रिच एरियाज, ठीक है। तो स्पीसीज रिचनेस एरियाज हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पीसीज रिच एरियाज हैं, एंडेमिज्म भी है। एंडेमिज मतलब कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज भी लाई करेंगी, ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ वहीं पे मिलेंगी। बट वो एरियाज हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं, यानी कि वहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा है। थ्रेट कुड भी किसी भी वजह से हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो सकता है। ह्यूमन थ्रेट को वो एरियाज फेस करते हैं, बट दे आर लाइक यूनिक स्पीसीज रिच एरियाज।
क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन पर भी एक शॉर्ट वीडियो है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या टेक्निक होती है? क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीके की एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक है जिसमें हम डीप फ्रीजिंग करते हैं। तो क्रायो इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू सेल, है ना? और प्रिजर्वेशन का मतलब आपको पता ही है, संभाल के रखना, संजो के रखना, संभालना, है ना? तो जेनेटिक मटेरियल को, जैसे कि सीड्स हैं, स्पर्म्स हैं, एम्ब्रियोज हैं, तो इनको प्रिजर्व करके जब रखा जाता है, तो इनको प्रिजर्व करके जब रखा जाएगा तो इनको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में बेसिकली फ्रीजिंग करके इनको रखा जाता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रखा जाता है, ठीक है? तो क्या हम इनको नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व कर रहे हैं? नहीं, हम इनको एक्सट्रीमली डीप कंडीशन में फ्रीज कर रहे हैं, या हम इनको एक ऐसी कंडीशंस दे रहे हैं जहाँ पे ये प्रिजर्व रहें। तो नेचुरल हैबिटेट से ले जाके हम इनको डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सी टू काइंड ऑफ कंजर्वेशन। सो अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पे हम इनको रखते हैं, माइनस के 96 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम इनको रखते हैं ताकि ये प्रिजर्व रहे, इनको स्टोर करके रखा जा सके, और जब फ्यूचर में हम इनको चाहें तो हम इनको यूज़ कर सकें। अगर स्पीसीज़ को रिवाइव करना है तो हम उनके स्पर्म से, एम्ब्रॉय से, सीड से उनको रिवाइव कर सकें। बेसिकली सीड्स में, स्पर्म्स में, एम्ब्रॉयज में उनका जेनेटिक मटेरियल एक तरीके से प्रिजर्व रहता है। इफ़ यू वांट टू रिवाइव देयर जेनेटिक मटेरियल, इफ़ यू वांट टू लाइक रिवाइव द रेयर या थ्रेटन्ड, अगर कोई स्पीसीज हो रही है या कोई स्पीसीज अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उस कंडीशन में ये क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत यूजफुल होता है। So this is it about this topic, in which we learnt about Ramsar Convention, sacred groves, ex situ, in situ conservation. Apart from that, we also learned about biodiversity hotspot and biodiversity क्या होती है, hotspot क्या होते हैं, criterias क्या होते हैं hotspot के, IUCN red list क्या है. So if you have any suggestion, any query regarding this topic, if you want to know anything in detail, do comment me in the comment section. I will surely make a dedicated video on that topic. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को. बाय बाय.